हेलो एवरीवन। हम इसमें आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है जिसका आपका कोड है MCM 501 या MCM 101, उसका हम 2024 का जो पेपर है दिसंबर का वो हम आपके साथ मैं डिस्कस कर रही थी। ऑलरेडी मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। जो हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है आपका 19 मार्क्स में, किस पेपर में, आपका 2024 दिसंबर में। वो ये पूछा गया था कि what steps have been taken by the government of India कि what steps had been taken by the government of India to attract foreign direct investment, explain them। यही कि मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे कोई बाहर की जो कंपनी है या बिजनेसेस है वो हमारे यहाँ के बिजनेसेस में यहाँ कंपनी सेटअप कर दे, इन्वेस्ट कर दिया, वही तो हुआ आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है और हमें उनको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन करके। तो पहले जान लेते हैं कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। It means when a company or individual from one country invests money directly in another country business to get ownership, control और management rights। ठीक है, तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जस्ट यही होता है कि कोई कंपनी होगी या इंडिविजुअल हो गया किसी दूसरे देश का, वो जैसे हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर दे तो वो क्या हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या हमारी कंट्री से कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है वो किसी मतलब फॉरेन कंट्री दूसरी कंट्री में कर दे तो वो आपका हो जाता है FDI। कि जब कोई इंडिविजुअल है या कंपनी है किसी एक कंट्री से वो क्या बोलते हैं किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो वो आपका हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी है उसने फैक्ट्री सेटअप कर दी, ठीक है, ऑफिस आप खोल दिया अपना या बाय कर दिया शेयर हमारी इंडियन कंपनी में, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है मतलब थोड़ा मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ, तो वो भी तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। कि कोई फॉरेन कंपनी वो अपनी फैक्ट्री वगैरह यहाँ खोल दे या अपना ऑफिस खोल दे या इंडियन कंपनी की में ही अपने शेयर्स खरीद ले, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ, तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप लेती है इस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लिबरलाइजिंग FDI पॉलिसी, ठीक है। जैसे आपकी 1991 में पॉलिसीज आई थी, LPG पॉलिसी जो आई थी, लिबरलाइजेशन मतलब एक तरीके से होता है थोड़ी छूट दे देना, वो जो रेस्ट्रिक्शंस है इतनी सारी उनको कम करना या घटाना, ठीक है। तो इस तरीके से यही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी है उनको थोड़ा क्या कर देना चाहिए, लिबरलाइज कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ये अट्रैक्ट हो। तो जब हम पॉलिसी FDI की लिबराइज कर देंगे तो उससे क्या होता है हायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका किस में होगा, जैसे डिफेंस में, टेलीकॉम में, इंश्योरेंस में, इन सब सेक्टर में आपका क्या होगा, आपका हायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहला पॉइंट तो यही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फॉरेन डायरेक्ट से रिलेटेड पॉलिसी होती है उनमें थोड़ा सा लिबरेशन कर दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं उनमें के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डिफेंस, टेलीकॉम, इंश्योरेंस स्पेस वाले जो बहुत सारे सेक्टर है। फिर सेकंड आ गया आपका PLI इंसेंटिव्स। PLI इंसेंटिव्स का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड, जो आपकी इंसेंटिव स्कीम्स होती है उसका ये है आपका PLI इंसेंटिव्स का मतलब। तो आपका जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है इसमें यही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, मनी इंसेंटिव देती है ऐसे कंपनी को जो क्या बोलते हैं आपका उत्पादन कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में। तो इससे भी क्या होगा कि हमारा क्या बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारी कंट्री में। अब जैसे हमारी कंट्री जैसे गवर्नमेंट है वो ऐसी जो यहाँ प्रोडक्शन कर रही है उन कंपनी को अगर वो इंसेंटिव देगी तो इससे हमारा प्रोडक्शन हर सेक्टर में बढ़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में,
ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। इस तरीके से इसमें गवर्नमेंट यही करती है कि आर्थिक मदद देती है ऐसी कंपनी को जो भारत में उत्पादन कर रही है, ताकि मोबाइल हो गया, दवाई हो गया, गाड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। फिर थर्ड में बस यही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, लॉस होते हैं, इन सबको क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है, ताकि बिजनेस करना इजी हो जाए। और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, कोई यहाँ हमारे यहाँ कंपनी सेटअप करना चाहता हो, तो उनको इजी लगे वो बिजनेस करना। तो इसमें गवर्नमेंट टैक्स कट्स करती है, डिजिटलाइजेशन मतलब सिंप्लीफाई करती है अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का प्रोसीजर। अब फोर्थ क्या है, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है आपकी बैकबोन होती है, फाउंडेशन होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से इन्वेस्ट करेगी, तो डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं वो तो अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, इसके साथ साथ जो फॉरेन कंपनियां वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो ये जरूर देखना चाहिए कि भाई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसे, क्या अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है कि नहीं, ताकि उसका बिजनेस अच्छे से एक्सपेंड कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मॉडर्न रोड्स बना रही, रेलवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आए उसके लिए, जैसे आपका गति शक्ति हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, ठीक है। एनआईपी जिसकी फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ताकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छे से डेवलप करके। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट, ब्रांडिंग एंड एग्रीमेंट। अब जो हमारे कैंपेन्स आए थे किस तरीके से, मेक इन इंडिया हो गया, ब्रांड इंडिया हो गया, इसने क्या किया, इंडिया को प्रमोट किया ग्लोबली, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं कि इंडिया अच्छा लोगों को अट्रैक्ट कर पाई इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया ने क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए आपके दूसरे देशों के साथ, ठीक है। तो जैसे ये आपके जो कैंपेन थे, मेक इन इंडिया, ब्रांड इंडिया जैसी योजना, इससे भारत को निवेश के लिए एक अच्छा स्थान दिखाती है, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज वगैरह यहाँ इन्वेस्ट कर सके। फिर आपका इसमें सिक्स पॉइंट है, फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी। तो फाइनेंशियल एसेसिबिलिटी में क्या किया कि जैसे जो आपका आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, उसने इजी रूल्स रेगुलेशन बनाए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके आपके इंडियन मार्केट में। इसमें आपके फॉरेन बैंक जो वो भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। फिर ये रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्म्स मतलब होता है कि चेंज करना किसी चीज में समय के साथ साथ, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे भी रिफॉर्म्स को लिया गया। तो स्टेट लेवल में ये हुआ कि जैसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफर किया बेनिफिट्स, लाइक कि टैक्स में डिस्काउंट दिया, क्विक अप्रूवल, लैंड अवेलेबिलिटी, स्पेशल पैकेजेस, ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये राज्य सरकार के द्वारा स्टेट लेवल पे जो काम किया गया वो है इसमें, ठीक है। तो इसमें यही है, जैसे क्लियरेंस हो गया, लैंड रिफॉर्म, स्टेट लेवल पे इंसेंटिव्स दिया गया, ताकि हम जो इन्वेस्टर्स को है वो अट्रैक्ट कर सके। तो कुल मिला के भारत क्या कर रही है, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जो अपने नियम है उनको क्या कर रही है, सिंपल कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, ताकि जो है हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सके अच्छे लेवल पे। तो इन शॉर्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखो, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी, इंडिविजुअल दूसरी कंट्री के हमारे देश में इन्वेस्ट कर दे बिजनेसेस में, या ओनरशिप मिल जाए उसको, ताकि वहाँ कंट्रोल मिल जाए, मैनेजमेंट राइट्स मिल जाए, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट अपने लेवल पे क्या करती है, वो जैसे आपकी एफडीआई पॉलिसी को लिबराइज करती है, मतलब ईजी बनाती है उसको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स को बढ़ावा दे रही है, कि अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ उत्पादन कर रही है, तो इससे क्या होगा कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ उत्पादन करेंगी। तो उससे क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, और उन्हें कह रही कि अगर आप उत्पादन करते हैं तो हम आपको छूट देंगे अलग अलग उसमें, ठीक है।
फिर ईज ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने में के लिए इजी वो बना दिया, जो इतने मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे उनको क्या कर दिया, इजी कर दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, ठीक है। मेक इन इंडिया, ब्रांड इंडिया, ऐसे जैसे एग्रीमेंट बनाए गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के। आरबीआई सेबी ने भी क्या किया, अपनी फैसिलिटेशन को इजी कर दिया। स्टेट लेवल पे भी रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। तो ये है आपका इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। वेलकम टू माय चैनल। हम इसमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपका जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है उसका मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। आपके सब्जेक्ट का कोड है MCM501 या आपका MCM101। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ दिसंबर 2024 का पेपर, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अब उन्होंने हमसे जो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि डिस्क्राइब द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, जो बेरोजगारी की जो समस्या है भारत में उसको हमें डिस्क्राइब करना है। फिर व्हाट मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हमें क्वेश्चन दिया था 19 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कोई टर्म नहीं है, आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपको पता है कि भी अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग भी क्या होता है। इन जनरल ये भी पता है कि क्या कारण है बेरोजगारी के और क्या गवर्नमेंट ने भी मेजर्स लिए इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन करके पहले हम जान लेंगे थोड़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट is a situation when people who are willing and able to work at the current wage rate cannot find job, ठीक है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोग काम करने के इच्छुक भी है और काम करने के एबल भी है, बट जो भी करंट वेज रेट है उस पर उनको मतलब जॉब नहीं मिल रही है। या इन शॉर्ट हम कहेंगे मतलब लोग काम करने के इच्छुक है, लायक भी है और काम के लिए ढूंढ भी है, जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार भी है, बट उनको काम नहीं मिल रहा। तो वो स्थिति आपकी क्या कहती है, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोग वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता उनको, तो वो आपकी क्या कहलाती है, बेरोजगारी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक पूछा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमें बताना है इंडिया में या गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, ठीक है, उस पर चलते हैं हम। तो अब हम पहले जैसे पढ़ेंगे इसमें कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, जो नेचर में हमारा ना क्या आता है, एक तरीके से टाइप आता है। अगर आपसे कोई नेचर पूछे अनएम्प्लॉयमेंट में तो आप क्या बोलते हैं, जो अलग अलग टाइप्स की बेरोजगारी होती है उसको आप बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपकी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वॉलंटरी मतलब कि लोग अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, वो आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है कि भी आपको जॉब मिल सकती है लेकिन आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, तो वो वॉलंटरी है, ठीक है। अब ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फिर जो आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जस्ट आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अपोजिट है, जिसमें ये है कि काम करने के लोग इच्छुक भी है, एबल भी, वो काम करना भी चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपका थर्ड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से समझ में आ रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई जब किसी चीज का पर्टिकुलर सीजन है उस समय लोगों के पास नौकरी है, बट जैसे ही वो सीजन गया तो लोगों को क्या देखने को मिल रही है, बेरोजगारी। ये आपको ज्यादातर पता है कहाँ मिलेगा, जैसे आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, कैसा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पर लोग क्या बोलते हैं कुछ सर्टेन सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। अब जैसे फार्मर्स वगैरह ही होते हैं, जब वो हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा, फसल की कटाई का, उस समय तो उनको ठीक है कि रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, जब नॉन हार्वेस्टिंग मंथ होता है उस समय उनको काम नहीं है उनके पास, तो वो क्या हो गया, आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक हमने यहाँ पर लिया है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे लोग क्या करते हैं कि भाई एक जॉब से अपनी दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो रहे हैं, या एक जॉब उन्होंने छोड़ दी, उनको बेटर कोई जॉब चाहिए उस तरीके से, तो ये एक तरीके से अस्थायी बेरोजगारी है। जब लोग नौकरी बदलने के दौरान या नई नौकरी खोजने की प्रक्रिया में थोड़े टाइम के लिए आपके अनएम्प्लॉयड बैठे, वो क्या होता है, आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें वैसे काफी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बट मैंने मेनली आपके साथ 4 डिस्कस कर दिए। इवन आप चाहे तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप में आप, ये 4 तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एक और लिख लीजिए आप इसमें, वो है आपका
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट नाम से समझ में आ रहा है, जैसे आपके एजुकेटेड पीपल है भाई, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनके पास डिग्री है, उनको मतलब जॉब नहीं मिल पा रही जो उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और ये आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एरिया में देखने को मिलेगी? अर्बन एरियाज में, जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को अपनी पढ़ाई के अनुसार या उनके काबिलियत के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, उसी के कहेंगे हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक टाइप आप लिख लीजिए आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो हमारी जो इकोनॉमी है, तो अगर आपने वो टर्म सुना होगा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में क्या होता है कि हमारी बिजनेस साइकिल भी कहते हैं जिसे, इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन होता रहता है कि भाई कभी हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, डिमांड ज्यादा है। फिर कभी हमारी इकोनॉमी में आपको पीक देखने को मिलेगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये हमारी इकोनॉमी में अलग अलग साइकिल होती है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका किसके कारण होता है? इकोनॉमी में स्लो डाउन के कारण, जो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं आपके साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई आर्थिक मंदी में जैसे मंदी है या गिरावट के समय जैसे बेरोजगारी हो जाती है, सुना नहीं कि भी रिसेशन का टाइम है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारी बिजनेस साइकिल होती है उसके कारण ये बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि आपकी परमानेंट रहेगी, जैसे हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा आपका, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आप नेचर में एक और अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, जो है आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब जैसे नई नई मशीन्स आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ह्यूमन वर्कर्स वगैरह को, ठीक है। जैसे अगर मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज हो रही फैक्ट्री में, तो उसने लेबर को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब मशीन या तकनीकी की वजह से क्या होता है, इंसानों को नौकरी से निकाल दिया है, तो उस तरीके की उसको क्या बोलते हैं आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो किस लिए आई, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आई, वहाँ पर मशीन्स का यूज हो रहा है, ऑटोमेटेशन हो गया है, तो जो ह्यूमंस वगैरह उनको निकाल दिया गया। जैसे अगर ठीक है, जहाँ पर पहले 5 लोगों की जरूरत थी, वहां पर अब एक कंप्यूटर आ गया और एक उसे ऑपरेट करने वाला है, 4 लोग निकल गए, तो वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी तक देखो हमने जो नेचर में पढ़ा, हमें आपने ये देखा कि रूरल एरियाज में आपको कैसी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और वहीं पर अगर अर्बन एरियाज में हम बात करें, तो वहाँ पर आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके अनएम्प्लॉयमेंट के, तो देखो यही होता है कि अंडर यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपका अलग अलग होगा, डेवलप कंट्रीज में अलग होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में अलग होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों की इनकम, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम होता है उनका, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम होती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो सही बात है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखो काफी स्लो है, इतनी तेजी से नहीं हो रही, ये कारण हो सकता है। पॉपुलेशन अगर बहुत तेजी से बढ़ रही, ये हो सकता है कि भाई आपकी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ेगी और मतलब इतनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, तो पॉपुलेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह की इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा। टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण बेरोजगारी होती है। सीजनल डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा था ना कि एग्रीकल्चर में जैसे किसी पर्टिकुलर सीजन में तो काम होगा, साल ऐसा तो नहीं कि हर साल भर चलता रहेगा वो। तो इस तरीके से एजुकेशनल मिसमैच में यही है कि देखो आजकल हम देखते हैं कि हर कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री है, बट क्या जो वो लोग हैं उनकी स्किल जो मार्केट में डिमांड है उससे मैच हो रही है? तो उसी को तो कहते हैं एजुकेशनल मिसमैच के कारण भी आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी। अब इसका इम्प्लीकेशन मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो भाई यही तो होगा, अगर बेरोजगारी रहेगी तो जो हमारा मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी वेस्टेज होगी, नेशनल इनकम प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अपने साथ साथ क्या करेगा, और भी काफी दिक्कतों को साथ साथ लेकर आएगा। उसके साथ साथ पॉवर्टी आएगी, इनइक्वालिटी दिखने को मिलेगी। कैसे करके, अब भाई जब लोगों के पास नौकरी ही नहीं होगी तो वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो गरीबी आएगी। और इसके साथ साथ इनक्वालिटी भी तो बढ़ेगी। जिन लोगों के पास रोजगार है, अच्छा कमा रहे हैं, भी कोई तो लाखों में कमा रहा है, कोई क्या बोलते हैं, मैंने कहा 5,000 भी नहीं कमा पा रहा है, बेरोजगार बैठा है, तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी।
तो ये है आपका नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कारण है बेरोजगारी का और क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए। आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या लिया, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स, ठीक है, ऐसे स्कीम्स को बढ़ावा दिया जिससे हमारा रोजगार बढ़े। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इसमें गवर्नमेंट ने क्या चीज पे ध्यान दिया कि भाई लोग ग्रेजुएट है, एजुकेटेड है, डिग्री है क्या, लेकिन उनके पास ऐसी वो स्किल है कि जो उनको रोजगार दिला सके। तो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में आपका वही सब कुछ आ जाता है। जैसे आपका क्या आ जाएगा, इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप चाहे तो पेपर में देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ऐसे चार कैप्शन आपने लिख दिया और इनके अंदर डिस्कस कर दिया, या आप जो है अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख लो कि भाई चाहे आप इनको अलग अलग कर दो कि भाई इस तरीके से जो पॉइंट के अंदर पॉइंट है उनको अलग अलग करके भी लिख दो, या चार मेन उसमें डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है, जैसे इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये योजनाएं आई इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे पहला आपका था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव्स, तो इसमें यही है कि गवर्नमेंट ने इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स पे बहुत ध्यान दिया। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट के अंदर आपका क्या आ गया, एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपका इसमें यही था कि मतलब जो भी रूरल एरिया हाउस होल्ड के लिए आया था, इसमें ये था कि जो भी वहाँ का एडल्ट मेंबर होगा उसको साल में 100 दिन के रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से। इसके अलावा आपका स्टार्टअप इंडिया हो गया, जिसने इंक्रेज किया यूथ को कि भाई आप स्टार्ट कीजिए बिजनेस ताकि लोगों के लिए जनरेट हो सके जॉब, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, आपका स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका इसमें आया। फिर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया कि भी ऐसी स्किल ट्रेनिंग हमारे युवाओं को सिखा दिया जाए जो उनको एक अच्छा रोजगार मिले उनको, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, इसमें यूथ को कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा दी जाती है जो उनको जॉब के लिए रेडी कर रहा है, ठीक है। किसमें आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक तरीके से आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। जैसे भी इसमें क्या आ सकता है कि किसी को आपका ब्यूटिशियन का कोर्स सिखा दिया, ठीक है, आपका टेलरिंग का कोर्स सिखा दिया, इस तरीके से जो उनको रोजगार प्राप्त करने में हेल्प करता है। फिर आपका है रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो आपका रूरल एरियाज होता है, ठीक है, उस पे भी फोकस किया और डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह को बढ़ावा दिया कि ताकि वहां भी लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रोजगार उपलब्ध हो सके। तो जैसे आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट डिजिटल इनिशिएटिव में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम आप लिख सकते हो, इसमें आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, ठीक है, आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना हो गई आपकी। ये सब योजनाएं गवर्नमेंट ने किस लिए दी थी, क्योंकि रूरल में हमने देखा कि लोग ज्यादातर किस पे बेस्ड है, रूरल एरिया में लोग हमने देखा ना कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, अपनी मतलब खेती वगैरह करते हो, रोजगार का उनका साधन है ये। तो गवर्नमेंट ने इसलिए प्रधानमंत्री जैसे ग्राम सड़क योजना हो गई या कृषि सिंचाई योजना, ये इसीलिए तो आई ताकि मतलब रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंसी है वहां से लोग अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, वहां पर लोकल के लिए जॉब्स क्रिएट हो सके। फिर फोर्थ आया आपका एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट में गवर्नमेंट ने यही किया कि जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब जैसे कोई स्मॉल बिजनेसमैन है वो खुद से मतलब ये है कि भी कुछ नौकरी वगैरह करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो उनको मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड करना आपका कम इंटरेस्ट रेट पे। तो इस चीज पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया किस पे, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट पे, ठीक है। स्मॉल बिजनेस को सब्सिडाइज रेट पे लोन्स वगैरह उपलब्ध कराना।
इसके साथ साथ आप एक इसमें ये भी लिख सकते हो, आपका रिफॉर्म इन एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई कौन सी, 2020 पे, उसमें मतलब उसने क्या किया, जो पुरानी हमारी शिक्षा की नीति थी उसमें बदलाव किया। उसने कहा भाई हमें बच्चों को थ्योरी नहीं सिखानी, हमें उनको व्यवहारिक ज्ञान सिखाना है, कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनाना है कि जो किताब में लिख दिया उन्होंने उसको रट लिया, उसको रटने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन में की जो नीति चली आ रही है उसमें चेंज करने की जरूरत है, और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 में आई, इसने इसी पे ध्यान दिया, किस पे, कि हमें प्रैक्टिकल ज्ञान उनको देना है, व्यवहारिक ज्ञान उनको देना है, स्किल बेस्ड वो देना है, ताकि जो उनको रियल लाइफ में काम आ सके। ठीक है, इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी फोकस किया गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो मेजर्स में हमने देखा कि भी गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए आपके बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इंडिया से, जिसमें उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम लेकर आई, जिसमें हमने कहा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़ा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पढ़ा। फिर स्किल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई आपकी, जिसमें ये कि कुछ ना कुछ स्किल लोगों को सिखा दी जाए, चाहे वो आपका ब्यूटिशियन का कोर्स हो, टेलरिंग का हो, प्लम्बरिंग का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, कि जो उनको रियल लाइफ में काम आ सके, जो उनको जॉब रेडी बना सके। ठीक है, फिर थर्ड आया आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। इसमें गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज पे फोकस किया, कि रूरल एरिया में उन्होंने देखा कि जो आपकी लोग हैं वो कृषि पे डिपेंडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर पे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसी योजनाओं को स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहाँ पर लोगों को जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है वो ठीक है उनके लिए, वहाँ से अच्छी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और लोग अच्छा पैसा कमा सके। फोर्थ आपका आया एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपके स्मॉल बिजनेसमैन है उनको सब्सिडाइज रेट पे आपका लोन उपलब्ध कराए, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमारे यहाँ रोजगार का जनरेशन हो सके। आपका फिफ्थ ये है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी पुरानी शिक्षा की नीति चलती आ रही थी उसमें बदलाव किया। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को ये जो रोट मेथड चल रहे हैं, रटना रटना रटना, इन सबसे हटा के बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान और स्किल बेस्ड कुछ सिखाना है, जो उनको फ्यूचर में काम आ सके, रियल वर्ल्ड में जो उनको नौकरी भी दिला सके, उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो सके। तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये मेजर्स है। आप इनको 5 पॉइंट बना के उनके अंदर कैप्शन करके भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे लिखे।